स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि इसमें एक शुद्ध रेजिस्टेंस लगा हुआ है वोल्टेज के अक्रॉस। तो जैसा कि चित्र एक में एक साधारण सर्किट दर्शाया गया है जिसमें एक शुद्ध रेजिस्टेंस आर प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया है। यहाँ एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। मान लीजिए इस वोल्टेज के कारण इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है, ये करंट रेजिस्टेंस आर से होकर के जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, लेकिन हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो करिए वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। तो वी की वैल्यू इस समीकरण एक में रखने पर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इस समीकरण दो की जो है करंट की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, लेकिन हमने जो मानी है यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन वो ये मान के चल रहा है कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव ये जो टर्म जोड़ी है ये शो करेगी फेज डिफरेंस, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए हमने इसे ऐड किया। तो आप जब भी किसी भी इक्वेशन की कंपेयर करोगे तो आप इस मानक समीकरण से आप करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे इसकी कंपेयर करोगे आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। अगर समीकरण दो की समीकरण जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर उससे हम कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आई है तो इधर आई इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी और फाइव यहाँ पे पता लग रहा है कि फाइव इक्वल टू कितना है जीरो समीकरण दो में, तो दैट मीन्स कि फाइव इक्वल टू जीरो। आई एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जिसे हम अधिकतम मान या शिखर मान बोलते हैं। तो फाइव इक्वल टू जीरो ये दर्शा रहा है कि वोल्टेज और करंट क्या है वो सेम फेज में है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। ठीक, यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट का जो है हमारे पास एक वेवफॉर्म और उसका फेजर डायग्राम शो करा गया है प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में। तो यहाँ पर वोल्टेज करंट इसकी वेवफॉर्म है, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और ये करंट की वेवफॉर्म आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्यों प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज करंट है वो सेम फेज में होते हैं। अभी बात चल रही थी तो जैसे वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। तो यानी कि वोल्टेज करंट सेम फेज में, लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस फाइव इक्वल टू वो जीरो है। और फाइव इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि जब फाइव इक्वल टू जीरो हो तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाइव। अगर कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, यानी कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर हमारे पास क्या होती है, पी इज इक्वल टू वी आई। जो वी और आई है ये जो पावर है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होती है। ठीक है, क्षणिक मान है पावर का। ठीक, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी आई, और वी और आई जो है ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जो कि ये दी हुई है। वी और वाई का मान इस समीकरण में रख देंगे ऊपर वाली में, पी इज इक्वल टू वी आई में। तो यहाँ से आएगा पी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे दो से भाग कर दिया, दो से गुना कर दिया, तो वी एम आई एम बाई टू इंटू टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला बनता है वन माइनस कितना, कोस टू ओमेगा टी। तो आप देख रहे हो कि वी एम आई एम बाई टू वन माइनस कोस टू ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हमने इसका मल्टीप्लाई अंदर करा तो पी इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू माइनस का वी एम आई एम बाई टू कोस टू ओमेगा टी। तो उपरोक्त समीकरण से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पावर है, पावर के दो कंपोनेंट हो रहे हैं हमारे पास। एक तो है कांस्टेंट कंपोनेंट और एक है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कोस टू ओमेगा टी आ रहा है। ठीक है, तो ये वेरी करेगा, नहीं फ्लक्चुएट करेगा ये कंपोनेंट। तो ये कांस्टेंट कंपोनेंट पावर का होगा और ये हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट हो गया। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है उसका एवरेज वैल्यू, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का जो औसत मान है किसी पूरी साइकिल के लिए, फ्लक्चुएटिंग जो पावर है, फ्लक्चुएटिंग पावर का जो मान है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का जो मान है किसी भी पूरी साइकिल के लिए उसका औसत मान जीरो हो जाता है ड्यू टू द कोसाइन ऑफ टर्म। देखिए मैं एक बार फिर सुन लीजिए कि किसी भी फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का जो एवरेज वैल्यू होती है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का जो औसत मान होता है वो किसी भी पूरी साइकिल के लिए जीरो हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कोसाइन की टर्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि ड्यू टू द डबल फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा टी। अब पावर जीरो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है पावर जीरो। ठीक है, पावर जीरो होने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास, अभी मैं बता था कि ये मेरे पास पूरी साइकिल होती है, आप लोगों ने देखा हुआ पूरी साइकिल क्या होती है, जीरो से टू पाई, ये साइकिल होती है पाई, जीरो से पाई टू पाई। अब इसने हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट क्या था, माइनस का वी एम आई एम बाई टू और था हमारे पास कोस टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बाहर कर लीजिए वी एम आई एम बाई टू, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू पाई तक, तो जीरो से टू पाई
कोस टू ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस का वी एम आई एम बाई टू, ठीक है। और अब कोस टू ओमेगा टी का करोगे तो कितना आएगा, कोस टू ओमेगा टी का कितना आता है बताइए, कोस टू ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन टू ओमेगा टी बाई कितना 2, और ये कितना होगा 0 से 2 पाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता था कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, ये होता है डिफ्रेंसिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है डिफ्रेंशिएशन। तो साइन टू ओमेगा टी होगा तो दैट मीन्स कि माइनस का वी यानी कि वी एम आई एम बाई टू, सिंपली आप देख लीजिए अपर लिमिट रखी तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 2, और माइनस ये साइन लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 0, तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0, 0 में इसका मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स की पावर होगी 0। तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग पावर का जो कंपोनेंट है, फ्लक्चुएटिंग पावर का जो कंपोनेंट है उसका जो औसत मान है किसी भी पूरी साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का मान, औसत मान किसी पूरी साइकिल के लिए 0 होता है डबल फ्रीक्वेंसी के कारण, ठीक। तो ये हमने पता लगा। तो जो हमारा सर्किट जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, केवल वो कर रहा है केवल कॉन्स्टेंट कंपोनेंट है जो है वी एम आई एम बाई टू, यानी कि किसी पूरी साइकिल के सर्किट जिस औसत पावर का कंजप्शन करता है वह कांस्टेंट पावर कंपोनेंट होता है जो होता है वी एम आई एम बाई टू। तो पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू। वी एम बाई रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस वैल्यू, आई एम बाई रूट होता है ये करंट की आई आर एम एस वैल्यू, ठीक। वी एम अपॉन रूट टू जो होता है ये होता है वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू, आई एम बाई रूट टू जो है ये होता है करंट की आर एम एस वैल्यू। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को जो हम क्या है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए पावर इक्वल टू होगी पी एवरेज इज इक्वल टू वी इंटू आई वाट, ठीक है, ये वाट होगी। तो अब हमारे पास यह पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाट। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूले थे जो आप लोगों को बताए गए, बाकी आप लोग पढ़ना है सर, ठीक है टॉपिक को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।